यूं समझ लें कि मोहनजोदड़ो 2500 कबल मसीह का एक अमेरिका था। इन खंडरात की गलियों और बाजारों में चलते हुए तस्वुर करें आप 4500 बरस पीछे चले गए हैं। ये आपके सामने मोहनजोदड़ो का आलीशान शहर है। अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, हर तरफ कई मंजिला पुख्ता और मजबूत मकानात हैं। उधर देखें, आपको कुशादा सड़कें और बाजार भी नजर आएंगे। शहर की हिफाजत के लिए ऊंची फसील भी तामीर की गई है, जहां से अशनान घाट और अनाज जखीरा करने का गोदाम भी नजर आएगा। एक बड़ी दरसगाह और आम सराय के निशानात तो आज भी मौजूद हैं। गर्ज यहाँ के खंडरात में आपको उन तमाम सहूलियात के निशान मिलेंगे जो उस जमाने का इंसान तस्वुर कर सकता था। कॉर्नर प्लाट की तमन्ना, मोहनजोदड़ो आकर कुछ वही एहसास होता है जो आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की किसी पोश सोसाइटी जाकर होता है। पहले तो इंसान यहाँ के तर्ज तामीर के मयार का मुतारिफ होता है। रफ्ता रफ्ता ये खुशी एहसास महरूमी में तब्दील हो जाती है कि काश यहाँ एक कॉर्नर प्लाट हमारा भी होता। मजाक एक तरफ, लेकिन मोहनजोदड़ो वाकई जदीद टाउन प्लानिंग का एक नमूना है। सारा शहर एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम गलियां एक दूसरे को 90 दर्जे के जाविये पर काटती हैं। माहिरीन कहते हैं कि ये मंसूबा बंदी के तहत बसाए गए शहर की पहचान है। दूसरी तरफ टेढ़ी मेढ़ी गोलाई में बनी गलियां खुदरू गांवों की निशानी है। आज भी इन गलियों में चलें तो एक तरतीब और प्लानिंग का एहसास होता है। कतार अंदर कतार पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खिला और कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलत मौजूद थी। मकानों से गंदे पानी की निकासी के लिए बनी जेरे जमीन नालियां आज सैकड़ों साल बाद भी जूं की तू मौजूद हैं। अमीर अलग और गरीब अलग। इतनी तरक्की याफ्ता तहजीब में भी अमीर और गरीब का फर्क मौजूद था। मालदार और हुकूमती और मजहबी असर रसूख वाले अफराद मरकज शहर, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग शहर से बाहर रहते थे। यहाँ के पोश इलाके के हर घर में कम अज कम एक गुस्ल खाना जरूर मिलेगा। अमीरों के घरों में सहन भी लाजमी था, जबकि सहन के इतराफ में छोटे बड़े कमरे बने हुए थे। इन घरों के कचरे को ठिकाने लगाने का निजाम भी था। घरों की बैरूनी दीवार में मौजूद सुराख के जरिए कूड़ा करकट बाहर फेंका जाता था, जो सफाई का अमला ले जाता था। टॉयलेट जो फ्लश होता था। क्या आप यकीन करेंगे कि मोहनजोदड़ो में दरियाफ्त होने वाले बैतुल खिला में फ्लश सिस्टम भी मौजूद था। बाज घरों में कमरों के अंदर ईंटों से खड्डी बनी हुई है, जिसमें मौजूद सुराखदार बर्तन खुमदार रास्ते से जमीन दोज नाली से मुल्हिक है। ये उस जमाने का फ्लश सिस्टम था। मोहनजोदड़ो की तजदीद और तहजीब का एक नमूना यहाँ के म्यूजियम में भी मिलता है। नुमाइश पर रखे नवादरात देखें तो पता चलता है कि यहाँ के लोग 2500 कबल मसीह में भी कांसी जैसी धात का इस्तेमाल जानते थे और उससे औजार और दीगर अशिया तैयार करके बरामद किया करते थे। मोहनजोदड़ो के किसान कपास काश्त किया करते थे और यहाँ के कारीगर कपड़ा बुनने का फन भी जानते थे। खंडरात की खुदाई से कपड़ों का कोई टुकड़ा तो नहीं मिला, लेकिन मट्टी के ऊपर बने कपड़े की बुनाई वाले नकूश से इस बात का सबूत जरूर मिलता है। अच्छा, ये शहर कैसे मिला? ये सन 1922 ईस्वी की बात है कि हिंदुस्तानी माहिर आसार कदीमा राखाल दास बैनर्जी को लाड़काना शहर के करीब से कदीम तहजीब के कुछ आसार मिले, जिसकी इतला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दी गई। डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने इस जगह खुदाई शुरू करवाई, जो अगली कई दिहाइयों तक चलती रही। आखिरी मर्तबा सन 2010 में यहाँ खुदाई का काम किया गया। तारीख ने वादी सिंध की तहजीब की दरियाफ्त का सहरा सर जॉन मार्शल के सर रखा। सूबा सिंध के महकमा आसार कदीमा ने उनके इस कारनामे का एहसान इस तरह उतारा कि सर जॉन मार्शल के जेर इस्तेमाल मोटर कार मोहनजोदड़ो के मकाम पर महफूज कर दी। आप यहाँ आए तो शीशे के बक्स में बंद ये गाड़ी देखना ना भूलें। मर्दों का टेला।
हम सब बचपन से दरसी किताब में पढ़ते आए हैं कि मुआनजो दड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब मुर्दों का टेला। हम सब बचपन से दरसी कुतुब में पढ़ते आ रहे हैं कि मुआनजो दड़ो सिंधी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब मुर्दों का टेला है। लेकिन ये नाम कब और कैसे पड़ा और इस जगह का असल नाम क्या था ये किसी को नहीं पता। दरियाफ्त से कबल मकामी लोग इस जगह को अरसे दराज तक इसी नाम से पुकारते आए थे, लिहाजा माहिरीन आसार कदीमा यहाँ आए तो वो भी यही नाम इस्तेमाल करने लगे। मुआनजो दड़ो मिस्र और मेसोपोटामिया की तहजीब का अहम असर था। मेसोपोटामिया से मिली तहरीरों में मशरिक में मलूहा नामी एक जगह का जिक्र मिलता है जिसके साथ तिजारती रवाबित कायम थे। माहिरीन का ख्याल है कि मुआनजो दड़ो ही दरअसल वो जगह है, लेकिन वसूख से कुछ कहना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक मुआनजो दड़ो के रस्मुल खत को ना समझ लिया जाए। लफ्ज जो बातें नहीं करते। वादी मेहरान के बहुत से सरबस्ता राजों में से सबसे दिलचस्प राज यहाँ का रस्मुल खत यानी लिखाई है। इसे पढ़ने की कोशिश दुनिया भर के माहिरीन ने की है, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। माहिरीन आसार कदीमा का ख्याल है कि जब भी इस रस्मुल खत का भेद खुला, वादी सिंध की तहजीब के बारे में नई मालूमात का एक वसी तर खजाना हाथ लगेगा। मुआनजो दड़ो से मिलने वाली 1200 से ज्यादा मोहरें भी एक सरबस्ता राज हैं। इन पर लिखी तहरीर के बारे में तो कोई कुछ नहीं जानता, लेकिन अक्सर मोहरों पर जानवरों की और देवमालाई शक्लें बनी हुई हैं। जानने वाले बताते हैं कि ये तमाम दस्तखती मोहरों की हैसियत रखती हैं, यानी आला ओहदों पर फायज लोग उन्हें सरकारी कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। कुछ मोहरें तिजारती सामान की हिफाजत के लिए गड़ियों में या बोरियों में जब्त की जाती थी। राहिब और रकासा। मुआनजो दड़ो के खंडरात से निकलने वाले नवादरात यहाँ के म्यूजियम की जीनत है। इनमें साबुन, पत्थर से तराशा गया पुजारी और कांसी से बना रकासा का मुजस्मा दुनिया भर में वादी सिंध की तहजीब की पहचान है। दाढ़ी वाले पुजारी के मुजस्मे ने चादर ओढ़ रखी है जिस पर 3 पत्तियों वाला फूल बना हुआ है जो अजरक के डिजाइन से मुशाबिह है। मुआनजो दड़ो की रकासा ने पूरे बाजू में चूड़ियां पहन रखी हैं जो आज भी चोलिस्तान और थर की खवातीन का रिवाज है। ये एक कमसन फनकारा है जो बरहना है, लेकिन ये वसूख से कहना मुश्किल है कि वो रक्स ही कर रही है। राहिब का मुजस्मा तो आपने पाकिस्तान के हर छोटे बड़े अजायब घर में देखा होगा या कम अज कम जमाने तालबे इल्मी में निसाबी कुतुब में उसकी तस्वीर देखी होगी, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मुजस्मे की असल कराची के नेशनल म्यूजियम की खुफिया तिजोरी में मजबूत है। यहाँ तक कि मुआनजो दड़ो के अजायब घर में भी इस मुजस्मे की प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनी नकल देखने को मिलेगी। राहिब और रकासा के मुजस्मों का भी दिलचस्प किस्सा है। वादी सिंध की तहजीब के नुमाइंदा ये नवादरात सन 1946 में एक नुमाइश के लिए गैर मुनक़िस्म हिंदुस्तान के नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया दिल्ली भेजे गए। बड़े सगीर का बंटवारा हुआ तो ये मुजस्मे उधर ही रह गए। फिर 50 की दिहाई में पाकिस्तान हुकूमत ने उनकी वापसी का तकाजा किया तो इंडियन हुकूमत ने दोनों में से एक मुंतखब करने को कहा। पाकिस्तान ने रकासा पर राहिब को तरजीह दी और यूं ये मशहूर मुजस्समा पाकिस्तानी हुकूमत की तहवील में आया। रही बात रकासा की तो वो अब भी दिल्ली के कौमी अजायब घर में मौजूद है जिस पर पाकिस्तान मिल्कियत का दावा करता है। उरूज का जवाल। कोई नहीं जानता कि इतनी तरक्की याफ्ता फलती फूलती तहजीब को जवाल कैसे आया। मुआनजो दड़ो का शहर 7 मरतबा उजड़कर दोबारा बसा। कुछ लोग इसकी वजह दरियाए सिंध का सैलाब बताते हैं, जबकि कुछ बैरूनी हमला आवरों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं। लेकिन ये सब मानते हैं कि 2500 कबल मसीह में बसने वाला ये शहर 1500 कबल मसीह में सिफाए हस्ती से मिट चुका था। कोई 1000 साल यूं गुजरे और फिर बुद्ध मत के पैरोकार यहाँ आ गए। तबाह शुदा शहर के मलबे की ईंटें जमा की
اور اپنے لیے رہائشی علاقے اور عبادت کے لیے اسٹوپا تعمیر کر لیا۔ آج یہی اسٹوپا موہنجو دڑو کی تصویری علامت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ موہنجو دڑو کا اکثر حصہ اب بھی زیر زمین ہے۔ جو آثار آپ آج دیکھ رہے ہیں وہ اصل شہر کا صرف 10% حصہ ہیں۔ آس پاس کے علاقوں میں سیم اور تھور کی وجہ سے نئی کھدائی ممکن نہیں اور مدفون آثار کی حفاظت اسی طرح ممکن ہے کہ وہ زیر زمین رہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جا بجا دیواروں پر مٹی کا لیپ لگا نظر آتا ہے۔ پوچھنے پر پتا چلا کہ اسی طرح قدیم اینٹیں زمین میں موجود نمک سے محفوظ رکھتی تھیں، لیکن جب یہ مٹی جھڑتی تو اپنے ساتھ اینٹ کا ایک حصہ بھی لے جاتی ہے، جو مزید نقصان کا باعث بنتا ہے۔ گزشتہ ایک صدی کے دوران کچھ پرانی اینٹوں کو نئی اینٹوں سے بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، جو دیکھنے میں بدنما لگتی ہے۔ وقت جو تھم سا گیا ہے۔ اگر آپ موہنجو دڑو کے آس پاس دیہات میں نکل جائیں تو شاید آپ کو زندگی کچھ زیادہ مختلف نہ لگے۔ یہاں آ کر لگتا ہے کہ جیسے وقت تھم سا گیا ہے اور شاید ہم اب بھی موہنجو دڑو کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ یہاں آج بھی ٹھوس پہیوں والی بیل گاڑیوں کا رواج ہے، جیسا 4500 سال پہلے تھا۔ کچی مٹی سے بنے گھروں میں جھانکیں تو آج بھی مرد و عورتیں ہاتھ سے مٹی کے برتن اور کھلونے تیار کر رہے ہیں۔ منافع خور دکاندار یہ اشیاء اونے پونے داموں خرید کر یہاں آئے سیاحوں کو مہنگی قیمت پر فروخت کر دیتے ہیں۔ مٹی کی بیل گاڑیاں، مورتیاں اور مہریں سیاح یادگار کے طور پر ساتھ لے جاتے ہیں۔ موہنجو دڑو اور بالی ووڈ۔ اب بات کرتے ہیں موہنجو دڑو اور بالی ووڈ کے حوالے سے۔ موہنجو دڑو پر دستاویزی فلمیں تو بے شمار بنی ہیں، لیکن اسی تاریخی ورثے نے بالی ووڈ کو بھی اپنی جانب متوجہ کیا۔ فلم لگان بنانے والے نامور انڈین ہدایت کار آشوتوش گواریکر نے سن 2016 میں موہنجو دڑو کے زمانے کو 21ویں صدی کے فلم بینوں کے لیے فلمایا، لیکن جہاں یہ فلم باکس آفس پر کچھ زیادہ کامیاب ثابت نہ ہو سکی، وہیں عوام اور صوبہ سندھ کے محکمہ ثقافت نے بھی اسے حقیقت سے دور قرار دے کر تنقید کا نشانہ بنایا۔ مردوں سے ملنے کیسے جائیں؟ موہنجو دڑو جانے کے لیے راستے ہیں۔ اگر آپ کراچی سے بذریعہ ٹرین لاڑکانہ جانا چاہتے ہیں تو سفر کوئی 7-8 گھنٹے کا ہوگا اور لاڑکانہ سے بائی روڈ مزید 20 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ موہنجو دڑو گاڑی میں بھی جایا جا سکتا ہے، جس کا سفر کم و بیش 6 گھنٹے کا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے کسی بھی بڑے شہر سے بذریعہ ہوائی جہاز سکھر پہنچا جا سکتا ہے اور سکھر سے موہنجو دڑو تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ گاڑی یا بس میں طے کیا جا سکتا ہے۔ ایک زمانے میں موہنجو دڑو ایئرپورٹ فعال تھا، جہاں سے PIA کی پروازیں چلا کرتی تھیں، لیکن اب یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے اور سر جان مارشل کی کوششوں سے قائم ہونے والا ایئرپورٹ اب ویران کا ویران پڑا ہوا ہے۔ اب بات کرتے ہیں 20 روپے کے نوٹ کی، جو 200 کا پڑا۔ اگر آپ نے موہنجو دڑو جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو یاد رکھیں کہ جہاز یا بس کے ٹکٹ کے ساتھ ساتھ 20 روپے کا نوٹ بھی ساتھ رکھیں۔ ذرا جیب سے بٹوا نکال کر نوٹ کی پشت پر نظر ڈالیں، یہاں آپ کو موہنجو دڑو کے کھنڈرات کا نقش نظر آئے گا۔ جب سیر کرتے کرتے آپ حمام کے قریب پہنچیں تو بائیں ہاتھ مڑ کر اسٹوپا کی طرف رخ کر لیں۔ 20 روپے کے نوٹ پر بنا منظر حقیقت میں آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بس تو انتظار کس بات کا؟ جھٹ موبائل فون نکالیں اور اس نوٹ اور موہنجو دڑو کے کھنڈرات کے ساتھ ایک سیلفی لیں۔ ہاں، اگر بدقسمتی سے ہماری طرح آپ کے بٹوے میں بھی 20 کا نوٹ موجود نہ ہو تو تیار ہو جائیں۔ اس جن سے نایاب کی اصل قدر و قیمت کا اندازہ اس وقت آپ کو ہوگا جب نوٹ کے بدلے مقامی گارڈز آپ سے کئی گنا ٹپ وصول کریں گے۔ لیکن اگرچہ 100 روپے کے عوض زندگی بھر کے لیے ایک یادگار تصویر ہاتھ آ جائے تو سودا کچھ زیادہ مہنگا نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی۔